किसी भी महिला के लिए मां बनने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मातृत्व सुख की अनुभूति से बड़ी कोई अनुभूति नहीं है। दुनिया की कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो मां नहीं बनना चाहती हो। कुदरत के इस वरदान के आगे दुनिया की हर खुशी फीकी है। सामाजिक मुद्दों पर अपने खास शो बात मुक्ता की में आज हम बात करने वाले हैं मां बनने में आने वाली दिक्कतों और उसके समाधान की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आजकल आप आईवीएफ तकनीक के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं। आईवीएफ तकनीक उन करोड़ों महिलाओं के लिए क्रांति की तरह है जो कुछ कारणों से मां नहीं बन पाती थीं। आज आईवीएफ तकनीक के जरिए लाखों लोगों का माता पिता बनने का सपना सच हो जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि निसंतान दंपतियों के लिए क्या आईवीएफ ही एकमात्र उपाय है या फिर जीवन के इस सबसे अनमोल सुख को हासिल करने के लिए कुछ और विकल्प भी है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। पहले आपको बताते हैं कि आखिर समाज में ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल 21वीं सदी के समाज में लड़कियां पढ़ाई और नौकरी को प्राथमिकता देती हैं और इस वजह से शादी की उम्र भी बढ़ गई है। देर से शादी और बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के लिए महिला की बायोलॉजिकल स्थिति उतना साथ नहीं देती है। ये हम कोई कयास नहीं लगा रहे हैं। मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक 37 साल की उम्र के बाद गर्भधारण यानी कंसीव करने की दर में कमी आने लगती है और 40 से 42 साल की उम्र में तो ये दर तेजी से कम होती है। इस स्थिति से बचने और बढ़ती उम्र में मातृत्व सुख पाने के लिए आईवीएफ तो एक तकनीक है ही, इसके अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं। दरअसल तमाम डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का भी मानना है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट भले ही ज़्यादा है और तकनीकों से, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेसफुल प्रक्रिया है। तो कंसीव करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको जाने समझे और दूर किए बिना सीधे आईवीएफ पर चले जाना भी सही विकल्प नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दवाओं और छोटी मोटी सर्जरी से भी हो सकता है। तो इसी तरह बच्चे की चाहत के लिए एक तकनीक आईयूआई भी है। गर्भधारण की जटिलताएं कैसे दूर हों और मातृत्व सुख के लिए क्या है आईवीएफ के अलावा भी दूसरे उपाय। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नूपुर गर्ग आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे कि आखिर क्या हो गया है, इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? थैंक यू सो मच आज इस शो में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, आजकल काफ़ी देखा गया है कि जो एक लेडी का बर्थ देने का एज काफ़ी बदल गया है, क्योंकि सब लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गए हैं या काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लेट मैरिजेस कर रहे हैं से। तो इससे भी उम्र का भी काफ़ी देखा गया है कि इसकी वजह से भी एक लेडी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, देयर आर रीजंस, इसकी वजह से भी औरत की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। बाकी आजकल जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो हम खा रहे हैं टू सम एक्सटेंट उस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट वी आर ईटिंग, वेदर वी ईटिंग हेल्दी, अच्छा ठीक खा रहे कि नहीं, इन सब का असर फर्टिलिटी पे पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। डॉक्टर नूपुर, सबसे पहले आपसे चाहेंगे आसान भाषा में आप समझाइए कि ये आईवीएफ क्या होता है। जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है तो लोग आईवीएफ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो क्या है ये आईवीएफ? आईवीएफ अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये है कि जो महिलाएं प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, जिनकी नलें ब्लॉक हैं या वीर्य में शुक्राणु की मात्रा बहुत कम हो गई है या नील हो गई है, ऐसे पेशेंट्स यूजुअली प्राकृतिक कंसीव नहीं कर पाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देके उनके एग्स ग्रो कराते हैं और उन एग्स को उनकी बॉडी से निकाल के लैब में स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके बेबी या हम जिसे एम्ब्रियो कहते हैं वो बनाते हैं और फिर वो एम्ब्रियो बनने के बाद हम उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है आईवीएफ का, जिसमें यूजुअली काफ़ी पेशेंट्स जो कि काफ़ी सालों से परेशान हैं और जो प्राकृतिक प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं, सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं, वो यूजुअली इसमें सक्सेसफुली कंसीव कर जाते हैं।
तो किस स्थिति में आप लोग जनरली आईवीएफ करते हैं? यूजली आईवीएफ का जो एक प्रोसेस होता है पेशेंट के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाई, क्या उसकी नलें ब्लॉक हैं, क्या उसके ओवरीज में सिस्ट हैं जिसकी वजह से एग जो है ट्यूब में ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, या पहुंचने के बाद स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, या जो हस्बैंड है उसका स्पर्म निल हो गया है, उसके दवाइयों से भी उसके शुक्राणु बढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली, या फिर जो बहुत सालों से ट्राई किया है इन्होंने, सारे बाकी के विकल्प उनके सारे फेल हो गए हैं और वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली आईवीएफ की सलाह देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसे हम और समझेंगे, लेकिन तब तक हम डॉक्टर निशा के पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर निशा, ये जो प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका दिमाग से भी कनेक्शन है? कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें? यस, स्ट्रेस मेजरली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है वो इनफर्टिलिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारी एज हो सकती है, हमारी लाइफस्टाइल के हैबिट्स, हम ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जैसी या ड्रग्स जैसी चीज में तो नहीं है, हमें कोई सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे मेंस में इन्होंने बोला स्पर्म काउंट कम होता है, कई बार प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, कई बार परफॉर्मेंस एंजाइटी इश्यूज भी होते हैं, डेफिनेटली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास भी क्लिनिक में आते हैं जिनके आपस में फिजिकल रिलेशनशिप ही बन नहीं रहे होते। जब फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं है तो बच्चे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली काउंसलिंग भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कपल के मैरिटल डिस्प्यूट्स है या उनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज है तो, और या एक पार्टनर एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी किसी भी चीज से गुजर रहा है, चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को रिलेटेड स्ट्रेस हो, या उसका पर्टिकुलर लेवल पर स्ट्रेस मैनेजमेंट ही अच्छा ना हो, या उसे एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली जब वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो भी बहुत सारे उन पर फाइनेंशियल बर्डन्स आते हैं, कई बार लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, और कई बार आप लोग सोशलाइज नहीं करते हैं। वर्क स्टाइल्स, जैसे हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं आज की डेट में, और अगर हम बिगर टाउन्स की भी बात करें तो वहाँ बोथ द कपल्स वर्किंग होते हैं, तो उनके पास टाइम भी इतना नहीं बचता डेली रूटीन में एक दूसरे के साथ क्वांटिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने का, तो वो क्वालिटी ऑफ टाइम भी कंस्ट्रक्टिव है या नहीं है, और एक दूसरे की फिजिकल नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो अपने आप में भी अनहैप्पी तो नहीं है। अगर वो अपने आप में अनहैप्पी तो डेफिनेटली पार्टनर को क्या हैप्पी रखेंगे, और डेफिनेटली अगर मान लीजिए ट्रैवलिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है तो पर्सन ही ड्रेन फील कर सकता है कि मैं 2 घंटे या 1 घंटा रोज ट्रैवल कर रहा हूँ और आने या जाने में, वो मेल और फीमेल दोनों पर होता है। और कई बार अगर आप लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से है तो लेडीज को घर आके बहुत सारा काम भी करना होता है। आजकल पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स भी है, सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड्स, इन सब चीजें रेगुलरली आपके डेट्स जो मेंसेस जो है वो अबनॉर्मलिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स के पास जाना एक नॉर्मल, जैसे बोलते हैं एक नॉर्मल हमारी डेली रूटीन का एक काम बन जाता है। और ऐसे में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईवीएफ के दौरान भी अगर ट्रीटमेंट फेलियर होता है तो भी प्रॉब्लम आती है, आईओयू कराते हैं, और बहुत बार मल्टीपल फेलियर्स की वजह से भी उनको इमोशनल इश्यूज होते हैं, क्योंकि अपने आप में एक किसी चीज को रिजेक्शन हो जाना, आपने कुछ सोचा सक्सेसफुली हो जाएगा, तो कई बार एक पर्टिकुलर लेवल पर उस पर्टिकुलर डे पर आपने फिजिकल इंटीमेसी बनाना, वो भी एक टास्क हो जाता है, वो भी अपने आप में एक प्रेशर हो जाता है जो कई बार कपल्स नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे रीजन, सही कहा, नॉर्मल तरीके से कोई चीज़ होना और प्रेशर में कोई चीज़ करना, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपको जो स्ट्रेस होता है वो आप ही समझ सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, जैसा कि डॉक्टर निशा ने बोला कि ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनफर्टिलिटी के मायने भी लोग ठीक से नहीं समझते हैं? जैसे पीसीओडी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, या सिस्ट है, या और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपको लगता है कि दवाओं से या कुछ छोटी मोटी सर्जरी से भी इसका इलाज किया जा सकता है, बशर्ते कि कपल सीधा ये सोचते हैं कि हम आईवीएफ करा लेते हैं, या और इस तरह के किसी प्रोसीजर के थ्रू हम बच्चा कर लेते हैं? राइटली सेड कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट, जैसे एक कपल ने ट्राई किया है प्रेगनेंसी के लिए नेचुरल प्राकृतिक तरीके से किया है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा आईवीएफ के लिए ही जाइए। उससे पहले भी काफी कुछ होता है, जैसे हम ओव्यूलेशन के लिए हम ड्रग्स देते हैं जिससे आपकी oocytes जो अंडे हैं वो बनना शुरू अच्छे से करते हैं, पहले हम उसको रिसोर्ट करते हैं।
कई बार कुछ सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शुक्राणु वहीं पे आके मर जाते हैं, ठीक नहीं जा पाते हैं अंदर तक। तो देन IUI बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो दीज आर सम ऑफ द वेज। इट इज ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही जाके IVF ही आपको करवाना है। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह, ये सब, जैसे हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी बोला है, स्ट्रेस फैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता चला आप बच्चा नहीं कर पा रहे तो आप यू हैव टू गो फॉर IVF। डेफिनेटली आपको एक IVF स्पेशलिस्ट से मिलना है या एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। हमें दोनों पार्टनर्स को इवैल्यूएट करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्राकृतिक तरीके से बच्चा नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक औरत में ही वो कोई प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि मेल पार्टनर में भी कोई प्रॉब्लम हो, उनके जो शुक्राणु है वो ठीक तरीके से ना हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई शुक्राणु अफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव टू मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज एन IVF स्पेशलिस्ट, पता करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर नूपुर, पहले एक टैबू की तरह से देखा जाता था कि अगर आप माँ नहीं बन सकते हैं तो समाज में लोग आपको बड़े ही अलग नज़रों से देखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। और ख़ासतौर पे जब इस तरह की तकनीक आ गई है तो और ज़्यादा लोगों को मतलब इस चीज़ से निजात मिल रही है। किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं लोगों में, लोगों के सोचने समझने के तरीक़ों में, और कितनी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है? देखिए, ये है कि इनफर्टिलिटी एक एंडेमिक है, बन गया है इंडिया में, और धीरे धीरे ये एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की फर्टिलिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। वो जैसे कि डिस्कस हुआ है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, नाइट ड्यूटीज़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है बेबी के लिए। they don't have that energy left, नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, डे टाइम, हस्बैंड वाइफ की अलग अलग टाइमिंग्स चल रही हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं है। काफ़ी ऐसे कपल्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं और हमसे प्री जो ट्रीटमेंट है, प्री जो एक ट्रीटमेंट होता है उसके बाद बारे में काउंसलिंग जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी बनी रहे, और इफ़ दे आर डिलेइंग देयर प्रेगनेंसी तो क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे वो अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट बीइंग टेंशन में आके कि अगर हमारा बच्चा ये आपने बहुत ही खास बात कही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्लान नहीं करते हैं और शादी के बहुत सालों तक हम सोच भी नहीं पाते कि हमें बच्चा करना है, और जब तक हम सोचते हैं तब तक लेट हो चुका रहता है। तो ये बिना जाने कि हमें कोई परेशानी है या नहीं है, हम सीधा एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। और क्योंकि हमें एक ये लगता है कि IVF में इफ़ नॉट 100% लेकिन फिर भी इसका सक्सेस रेट ठीक ठाक है, तो हम वो ट्राई करने जाते हैं। तो ऐसे लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं? हाँ, हमारे पास ऐसे काफ़ी आते हैं जो कि सीधे IVF के लिए बात करते हैं। यूजुअली वी काउंसल द पेशेंट, इसे हम प्रीनेटल काउंसलिंग कहते हैं। पेशेंट को हम सप्लीमेंट्स के लिए बोलते हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो अपने डाइट पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइजेस, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8 आवर्स की स्लीप डेली लें, वो लॉट ऑफ वाटर, एक हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और जंक फूड जैसे वेस्टर्नाइज्ड जो चीज़ एंड ऑल दैट जो स्टफ होता है, हाई फैट, ट्रांस फैट जिसमें काफ़ी होता है, प्रोसेस फूड, उनको वो अवॉइड करें। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को एकदम लिमिट में रखें। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल ही फर्टिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करती हैं। और जब पेशेंट्स इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो मैनी टाइम्स दे कंसीव ऑन देयर ओन नेचुरली। डॉक्टर निशा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब हमारे अंदर पेशेंस की भी बहुत कमी हो गई है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि परेशानी हो या ना हो, लेकिन हम बहुत समय तक प्लान नहीं करते, और जब तक टाइम आता है तब तक हमें लगता है कि अब देर हो चुकी रहती है और अब उतना समय बचता नहीं, और हमें लगता है कि क्यों ना हम एक ऐसा कोई सोल्यूशन लें जिससे कि हमें जल्दी से इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। डेफिनेटली वो तो एक रीजन है ही, बट कई बार ये भी होता है कि हम बाकी सब प्रोसेसेस से मे बी उनको ये इजी वे आउट लगता है। अगर स्पेशली द कपल अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको लगता है दिस इज द वे आउट एंड डॉक्टर्स कैन हेल्प अस। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम IVF या उसके लिए भी जा रहे हैं, बहुत सारे कपल्स काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं जब कपल्स के कंपैटिबिलिटी इश्यूज को एड्रेस किया जाता है, और बहुत सारे कपल्स में ये इश्यूज को रेजोल्यूशन भी होता है, बिकॉज डीपर लेवल पर जाकर
आप जब डॉक्टर के पास आईवीएफ और उसके लिए आईओयू के लिए जाते हैं तो आप डॉक्टर्स को पूरी हिस्ट्री कितना बता पाते हैं, कितने हमारे रेगुलर फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मैरिटल काउंसलिंग में या फैमिली काउंसलिंग के सेशंस में या साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से खुलकर बात करते हैं, मैरिज काउंसलर से खुलकर बात करते हैं। तो अगर किसी भी कपल में ऐसे इश्यूज हैं तो मुझे लगता है उनको इन सब चीजों पे प्रिपरेशन से पहले भी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, चेक करना चाहिए क्या सिर्फ क्योंकि स्पर्म काउंट में भी सब लोग मानते हैं कि स्ट्रेस एक बड़ा मेजर रीजन होता है, साथ ही साथ डिप्रेशन और एंजाइटी वुमेन में बहुत मेजरली पाई जाती है, जो उनमें इनफर्टिलिटी के रीजंस और पीसीओएस या पीसीओडी के में भी रीजंस मेजर रीजंस होता है। तो आई वुड से अगर ये बहुत ज्यादा लेवल पर चीजें बढ़ रही हैं तो हमारा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, हम बहुत छोटे से समय में बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं और पहला हमारा ध्यान करियर पर होता है और जब तक हमें लगता है कि हमें फैमिली लाइफ को सेटल डाउन करना है तब तक शायद वो हमारी बॉडी उतना साथ नहीं देती है। बट अगेन इट इज ऑल्सो हम किस तरह का खाना खाते हैं, हमारे फूड हैबिट्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिस तरह के हम फास्ट लाइफस्टाइल में तो हम अपने खाने पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। और स्पेशली अगर आप आईयू कर रहे हैं, आईवीएफ कर रहे हैं या नॉर्मल भी रिलेशनशिप बना रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर पोषण की जरूरत है, जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट या बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार हमने देखा है आईवीएफ के जरिए जब बच्चा हो जाता है उसके बाद सेकंड बेबी अपने आप नॉर्मली हो जाता है। शायद स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो दिमाग में चलता रहता है कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, तो मे बी वो शायद ज़्यादा आपके ऊपर टोल लेता है और तो रिजल्ट उस तरह से नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं। डॉक्टर नूपुर, अब ये जानना चाहेंगे आईवीएफ के अलावा भी जहाँ और भी है, ये आईयूआई क्या होता है? आईयूआई ऐसा है कि ये प्रोसीजर है जो पेशेंट्स को हम यूजुअली एडवाइस करते हैं इफ़ किसी कारण से जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, एग क्वालिटी इज़ गुड, स्पर्म इज़ आल्सो फाइन, बट पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है या फिर स्पर्मली सी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब मेजर इश्यूज नहीं हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम हेल्प करते हैं थ्रू आईयूआई। वी गिव देम मेडिसिन फॉर ओवुलेशन, एग की ग्रोथ होती है oocyte की, और फिर जब ओवुलेशन होता है उस टाइम हम हस्बैंड के सीमेन को प्रिपेयर करते हैं, मशीन में वॉश करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं और फीमेल के यूट्रस में थ्रू अ कैनुला हम उस वॉश्ड और प्रिपेयर्ड सीमेन को इंजेक्ट करते हैं। तो इससे स्पर्म को एक हेल्प मिलती है, जो स्पर्म थोड़े वीक हैं वो चार्ज अप होके ज़्यादा एक्टिव होके एग के बहुत करीबी पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। और एग जब बहुत सारे हाई क्वालिटी स्पर्म से सराउंड हो जाता है तो उसका स्पर्म से फर्टिलाइजेशन जो होना है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। जो पेशेंट जैसे ओवुलेटरी डिस्टर्बेंसेस हैं जिनमें जैसे पीसीओडी पेशेंट्स हैं या जिनका मैंने बताया मामूली सा सीमेन का प्रॉब्लम है बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं, दे रिस्पॉन्ड ब्यूटीफुली टू आईयूआई। इसका सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर? इसका सक्सेस रेट जो है पेशेंट डिपेंडेंट होता है। किसी भी ट्रीटमेंट आईवीएफ और आईयूआई का सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। एज ऑफ द वुमेन, अगर वुमेन इज यंग, एग क्वालिटी इज गुड, एनी वुमेन हु इज बिलो 35 years of age, duration of infertility is very short. I mean, they have been trying for less than 5 years since their marriage. और तीसरा है कि सीमेन की क्वालिटी कैसी है। If they are like the woman is young, less than 35 years, married life less than 5 years, और semen की quality भी like an average semen, definitely the success rate is very high. But एक overall जो हम average patient को success rate usually IUI की बताते हैं, that is 20 to 25%. It is not more than that. About IVF? IVF की success rate was somewhere between 50 to 60%, and again it is dependent upon the patient factors. Younger women with good quality eggs, a good sperm, and short duration of infertility with good ovarian reserve usually succeed immediately in first attempt, and they have a very high success rate. Patients जो थोड़े age जिनकी ज़्यादा हो जाती
है, who are approaching their 40s, late 30s में जो होते हैं, जो who have been trying from a very long time, 8 years, 9 years हो गए हैं, and they have not been successful. Such patients usually, have difficulty conceiving through IVF. उनका success rate usually slightly on the lower side होता है. Their तो success अगर rate आप आईवीएफ की तुलना में बताएं तो आईयूआई उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है जितना कि आईवीएफ है। एक बार आईवीएफ का प्रोसीजर आपसे जानना चाहें, क्योंकि काफ़ी लंबा और थोड़ा स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है। आईवीएफ में इंजेक्शंस भी काफ़ी लगते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि IUI इज अ प्रोसेस विच इज वेरी क्लोज टू द नेचुरल प्रोसेस, जिसमें हमारा एम होता है 1 to eggs, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज उसमें देर इज नो कंट्रोल ओवर हाउ मेनी एग्स विल फर्टिलाइज. तो द एम इज टू जस्ट गेट 1 or 2 eggs एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. आप ज़्यादा इंजेक्शन यूज़ करेंगे, ज़्यादा एग्स बनेंगे, पेशेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और नेचुरल कंसेप्शन है, स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज करेंगे. सो we don't want कि patient lands up into multiple pregnancy, उसे triplets या quadruplets ठहर जाए. तो ऐसे में जो टारगेट होता है वो 1 or 2 eggs का होता है. तो सक्सेस रेट यूजली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एग्स होती है. अगर एग्स ज़्यादा निकलते हैं तो सक्सेस रेट बढ़ जाती है. तो जब हम IUI को 1 to 2 eggs पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एंड वी sperm and egg are fertilizing naturally, which is not in our control, then the success rate is as close to the natural. But जब हम IVF में we take control, we stimulate lot of eggs, we form embryos from all the eggs, बहुत सारे embryos बन जाते हैं. तो 50% of the job is done, baby is actually formed. But जबकि IUI में we don't know whether fertilization has taken place. IVF में embryo is already formed, so it just has to stick to the uterus lining. So that's why the success rate of IVF is much higher. And the number of eggs which are formed, we can form a lot of embryos, and when we transfer the embryos, we give all the eggs a chance to give a successful pregnancy. That's why IVF में eggs की value बहुत ज़्यादा है. जितने बनेंगे, you can get more and more chances from a single IVF cycle and better chances of success. डॉक्टर, आपको नहीं लगता बहुत सारे लोग तो इसलिए भी आईवीएफ कराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार में ही 2 हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली थोड़ा सा ट्विंस का चांसेस ज़्यादा रहता है आईवीएफ में, और पेशेंट भी ये ईगर रहते हैं कि हमारे एक साथ 2 बेबीज हो जाएं. दैट इज़ बिकॉज वी ट्रांसफ़र लाइक अगेन ये पेशेंट डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं. अगर पेशेंट बहुत यंग है, उसकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, देन ओनली दे गेट ट्विंस. यूजुअली द पेशेंट्स हु आर ऑफ ओल्डर एज ग्रुप जो हैं, जो लेट 30s में और 40s में हैं, यूजुअली उनमें ट्विंस का चांसेस थोड़ा कम रहता है बिकॉज द एग क्वालिटी उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. बट येस, पेशेंट डेफिनेटली वांट्स टू कंप्लीट देयर फैमिली इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और पेशेंट यूजुअली ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए. बट ट्विन प्रेगनेंसी हैज इट्स ड्रॉबैक. इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी. द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ बेबीज दैट यू कंसीव. तो वो जो है वो इसका एक ड्रॉबैक है. डॉक्टर निशा, आप कुछ कहना चाह रही थी? कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो उन्होंने पाया कि मेल के स्पर्म काउंट्स पर इसका बहुत असर पड़ता है. सो आप मान सकते हैं स्ट्रेस का मेजर रोल है. इवन वन ऑफ द स्टडी में यह पाया गया एंजाइटी का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन अगेन स्पर्म काउंट पर है, जिसमें मेन विद हाई एंजाइटी लेवल आल्सो फाउंड लो मोटिलिटी लेवल इन स्पर्म्स. सो आप ये मान सकते हैं कि स्ट्रेस का कितना मेजर रोल होता है, चाहे वो वुमेन है या मेन है. वो जब तक अगर स्पर्म काउंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है, कई बार आपका हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस मेजर रोल प्ले करता है उसमें. जैसे अभी डॉक्टर नूपुर ने बताया कि इसमें 50-60% इसके सक्सेस रेट है, तो आई एम श्योर जो भी जाता होगा ये ट्रीटमेंट कराने, उसको लगता होगा कि वो लकी लॉट है और उसमें सक्सेसफुल हो ही जाएगा. और ये पूरा प्रोसीजर भी आप देखिए, जो पूरा ट्रीटमेंट है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है. तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें मिला के काफ़ी बढ़ जाती हैं, और स्पेशली जब हमें सफलता नहीं मिलती तो वो लेवल और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है? डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली टोल तो लेता ही है, क्योंकि आप एक होप करके जा रहे हैं और होप पे आपको निराशा मिल रही है. तो डेफिनेटली उसके बाद आप ये सोचेंगे कि शायद आगे भी सक्सेस नहीं मिलेगी. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3, 4 या 5 अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें कई बार उनको फेलियर मिलता है, और कई बार फिर उसके बाद वो अडॉप्शन का रास्ता अपनाते हैं.
तो अगेन मेरा यही कहना है कि अगर आपको, क्योंकि आईवीएफ और आईओयू में ट्रीटमेंट के दौरान ना सिर्फ आपकी बॉडी को बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है, आप में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारे मूड स्विंग्स, और उसकी वजह से भी कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन चीजों को एड्रेस करना साथ ही साथ एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और साथ ही साथ आपका पैसा भी लगता है तो आप में अपने आप में एक बर्डन आता है, और ऐसे समय में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, तो आप इन चीजों से इजीली बाहर आ पाते हैं। और एक होप के साथ अगर आपने ये ट्राई किया है और नहीं हो रहा है, एंड देन उनको आगे भी लगता है कि अब होपलेस है, तो वो भी अगर फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट भी अपने आप में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ और ले जाता है। डॉक्टर रश्मि, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने आईवीएफ कराया, सफलता नहीं मिली, और फिर आपके पास आए और नॉर्मल ट्रीटमेंट से उन्होंने कंसीव किया? हाँ, हुए हैं ऐसे पेशेंट्स जब आईवीएफ के बाद आए हैं, नहीं सक्सेस पाया गया है, एंड खुद नेचुरली ट्राई करके भी वो लोग कंसीव कर जाते हैं। दिस हैज हैपेंड। नाउ एक चीज जो मैं यहाँ पे और स्ट्रेस करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक आई एम अ गायनी कैंसर सर्जन, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कैंसर पेशेंट, आजकल कैंसर बहुत यंग एज में भी पाया जाता है। आई हैव सीन अ गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल की लड़की जिसको यूट्राइन कैंसर था। तो बट थैंकफुली शी वाज एट अ वेरी अर्ली स्टेज, मतलब बहुत ही मतलब अर्ली स्टेज में थी, एंड शी वाज मैरिड। दैट वाज वन क्लास बाद, शी वाज मैरिड, शी केम टू मी कि विद सिम्टम्स, और उसमें अर्ली कैंसर था। तो हमने उस कैंसर में वी गिव अ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वी अलाउड हर टू गो फॉर आईवीएफ। तो ये चीज जो आजकल बहुत कम बोली जाती है, ये मैं आपको स्ट्रेस देना चाहती हूँ कि कैंसर पेशेंट्स में भी कुछ कैंसर पेशेंट्स में, क्योंकि देखिए कैंसर पेशेंट्स में जब अर्ली स्टेज होता है वी ट्रीट देम, जैसे बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स हो गए, जैसे अर्ली स्टेजेस हो गए, हम उनको बहुत टाइम नहीं दे सकते कि यू गो अहेड कंसीव, क्योंकि कई बार हमें पूरी कैंसर सर्जरी कंप्लीट करनी होती है। तो उस समय आईवीएफ हेल्प्स बहुत ज्यादा कि आप जल्दी से आईवीएफ कीजिए, क्योंकि वहां पे सक्सेस रेट फिर भी अराउंड, जैसे बोला गया है, 50-60% है। So these are the patients which really benefit from IVF. ये मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। ये आईवीएफ तो एक ऐसी क्रांति की तरह है जिसने वो चीज़ करके दिखाई जिसकी लोग उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके रहते हैं। डॉक्टर नूपुर, एक बार फिर आपके पास आएंगे क्योंकि इसके बारे में समझना है। पहली बात तो ये कि कितनी बार ये करवा सकते हैं आईवीएफ, और कितने समय के अंतराल में आप ये करते हैं, कितना गैप चाहिए होता है? देखिए, आईवीएफ का ऐसा कोई एक टॉप लिमिट नहीं है कि इस लिमिट तक आप आईवीएफ कराएं, इसके बाद नहीं कराए हैं। जो मैक्सिमम जो स्टडीज हुई हैं उसमें 8 to 9 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ आर अलाउड, एंड यूजली अगेन इसमें कोई टाइम गैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पेशेंट कैन गो फॉर कॉन्जिक्यूटिव बेस्ड ऑन पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम्स और एनी कंप्लेंट्स, देन वी यूजली गिव अ गैप, अदरवाइज पेशेंट कैन गो फॉर IVF in consecutive cycles. There is no hard line rule or a dictum कि इसमें आपको ब्रेक लेना है या 3 months का। पेशेंट समटाइम्स दे आर नॉट कंफर्टेबल तो वो अपने आप ब्रेक ले लेते हैं, समटाइम्स दे वांट टू गो इमीडिएटली फॉर अनदर साइकिल। देयर इज अ कंडीशन वेयर वी कॉल एग पूलिंग, जिसे हम कहते हैं, जो पेशेंट्स 40+ हो जाते हैं एंड दे वांट टू कंसीव विद देयर ओन एग्स और उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम उनको कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स बोलते हैं, जिसमें हम आईवीएफ की साइकिल्स करके उनके एग्स रिट्रीव करते हैं एंड देन वी पूल देम, उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी डू द ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो। सो यू कैन गो फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव आईवीएफ साइकिल विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। इस एज तक आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? There is, according to the newer guidelines, जो गवर्नमेंट की हैं, ART law, women up to 50 years of age can undergo IVF, and a male up to 55 years. अभी सिद्धू मूसावाला के पेरेंट्स का केस आया था जिसमें उनकी मदर 58 इयर्स की हैं और उनके फादर 60 इयर्स के, तो ये पॉसिबल हो पाता है?
देखिए उस केस के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर। वो यूजली जो अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें हम 50 के ऊपर जो फीमेल्स हैं उनको हम आईवीएफ के लिए मना करते हैं। बट पीपल डू गो आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज वी फॉलो द रूल, जो लॉ है, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको हम फॉलो करते हैं। पीपल दे गो इंटरनेशनली आईवीएफ के लिए एंड दे might have got an IVF done at international level, so that part is not clear to me, but usually the जो law है वो 50 years तक का ही है। अब एक फनी पार्ट इसका ये है, जो लोग इसको बहुत कम समझते हैं उनको लगता है कि अगर हम आईवीएफ कराएंगे तो जिस तरह का हमको बच्चा चाहिए उस तरह का मिल जाएगा। गोरा चाहिए होगा तो गोरा हो जाएगा, काला चाहिए तो काला हो जाएगा, थोड़ा विदेशी चाहिए तो विदेशी हो जाएगा, शाहरुख खान जैसा चाहिए तो वैसा हो जाएगा। जरा इसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ये किया तो फिर हमारे हिसाब से हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जैसा आटा देंगे वैसी रोटी बिल्कुल, जैसा आटा देंगे वैसी रोटी बनेगी। जैसी मदर का एग, जैसा मदर और फादर के ही जीन्स आते हैं बच्चे में, तो अगर मदर का जो कलर है या फादर का कलर, वो जीन्स रिकॉम्बिनेंट होके, जो भी रिकॉम्बिनेशन होके बेबी का कलर या कॉम्प्लेक्शन या जो भी आएंगे वो ही है। एट दिस पॉइंट ऑफ देयर इज अ रिसर्च बहुत है इस पे, इसे जीन एडिटिंग कहा जाता है, जिसमें यू कैन मॉडिफाई द जीन्स बट इट इज ओनली ऑन रिसर्च बेसिस। It has not been approved by FDA or any local body. It has ये research level पे है कि where you can do the gene editing and you can change the genome of the baby and you can get your desired characteristics with the baby. But अभी तो it is not legal anywhere in all over the world. बिल्कुल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ है, तो जैसे आप हैं वैसे ही बच्चा होगा। निशा जी, आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे आजकल स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इफेक्ट्स भी, चाहे आप महिलाओं में देख लीजिए, पुरुषों में देख लीजिए, ये प्रॉब्लम है और इसका भी तो असर होता होगा। डाइट और ये सारी चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आप क्या सजेस्ट करेंगी ऐसे लोगों को जो इस तरह के ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं? उन्हें अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस लाना चाहिए और साथ ही साथ किस तरह से अपना दिमाग संतुलित रखना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए? मैम, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में मैंने बात की, इनफर्टिलिटी में वो मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे एज है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और ड्रग्स। आई डू नॉट नो बट आई वुड से दैट बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो ड्रग्स में होते हैं, हुक्का करते हैं, शीशा करते हैं, वीप करते हैं, आजकल वेव करते हैं, जॉइंट्स करते हैं, पॉट करते हैं, और इन सब चीजों से डेफिनेटली उनकी इनफर्टिलिटी पर असर पड़ता है। और अगर कोई भी इंसान इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे फ्रीक्वेंट स्मोकिंग, उसका भी लिटरली असर पड़ता है। और अगर उनसे पूछा जाए, या तो वो एडिक्शन के तौर पर करते हैं या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, फिर हल्का सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंड देन अगेन दे स्टार्टेड। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं इनफर्टिलिटी में। और जो भी लोग, चाहे वो मेल है फीमेल है, अगर वो इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली उनको इनफर्टिलिटी इश्यूज आना बहुत नॉर्मल है। और अगर वो आईएफ या आईयू के लिए जा रहे हैं तो वैसे भी उनकी हेल्थ के लिए नुकसान है ही अपने आप में, अगर वो बच्चा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर डेफिनेटली अगर आप अपने आप को लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज होना आसान होगा। अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की बजाय आप एटलीस्ट 1 घंटा जिम जाएं, या आप योगा करें या वॉक करें, या कोई बैडमिंटन या स्पोर्ट्स जैसी कोई एक्टिविटी करें, इवन गोल्फ के लिए जिस तरह की एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं, ज़ुम्बा कर लीजिए, अगर उससे भी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है। हमने हेल्दी डाइट की तो बात करी ही थी, बट बहुत बार लोग जब ड्रग्स, स्मोकिंग या किसी भी एडिक्शन में जाते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, ऐसे केसेस में लोगों का इमोशनल लेवल बैलेंस नहीं होता है। वो जब किसी इंसान पर डिपेंडेंस नहीं हो पाते हैं तो इन सभी एडिक्शंस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों का स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता है। और ये बहुत सारी स्टडीज बोल चुकी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एंजाइटी और डिप्रेशन ट्वाइस चांसेस करते हैं एक वुमेन के इनफर्टिलिटी होने के भी। मेंस से रिलेटेड तो मैंने आपको बोल ही दिया कि बहुत सारे मेंस के अगर स्पर्म काउंट लो है तो उसका असर सीधा इनफर्टिलिटी पर पड़ता है। और जब इंसान इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस से गुजर रहा होता है और ऐसे लाइफस्टाइल को जी रहा होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनमें आती हैं।
और अगेन डॉक्टर नूपुर, जो लोग भी इस तरह की ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या फिर अब बेबी प्लान करें, तो आपको लगता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे निशा जी ने बात की, तो क्या जैसे ओवर एक्सर्ट करना, ओवर वर्कआउट करना, इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, डाइट के साथ साथ इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और एक लिमिट में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? क्या जैसे स्पर्म काउंट की बात करें, क्या इन चीज़ ओवर एक्सर्ट करना भी इस ज़्यादा असर डालता है इस पर? डॉक्टर रश्मि, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनीवेज हर चीज मॉडरेशन में ही इज ऑलवेज गुड एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एनीवेज जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो भी एक औरत एंड हम मेल पार्टनर को बोला जाता है टू प्लीज रिड्यूस स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि माना हम IVF से we take the sperm, we take the egg, but still to get good quality, this is important. So lifestyle modification, decreasing stress is a very, very important part of IVF also. डॉक्टर नूपुर, मैं चाहूंगी आप भी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट आप भी दीजिए, दर्शकों को बताइए कब, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो कब, व्हेन इज द टाइम, सही समय कब है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है, मेरा सजेशन सारे यंगस्टर से ये है कि जस्ट लाइक इन द कॉलेज दे प्लान फॉर देयर करियर, देयर फ्यूचर, देयर प्रोफेशन, एट दैट इज द राइट स्टेज एक्चुअली, जब आपको वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम जैसे ईयरली अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, इस तरह से फर्टिलिटी को भी एक जगह मिलनी चाहिए उस फुल बॉडी चेकअप में। जो ऑफिसेज हैं, जो IT इंडस्ट्रीज हैं, जो अपने एम्प्लॉयज का फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, उस फुल बॉडी चेकअप में फर्टिलिटी एक ऑप्शन होना चाहिए एंड दे शुड गेट चेक देयर फर्टिलिटी। देयर आर सर्टेन सिंपल ब्लड टेस्ट जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी फर्टिलिटी किस लेवल पे है। Based on these fertility tests, they can actually in their mind they can get an idea कि किस एज तक उनको अपना बेबी आगे चल के उनको प्लान कर लेना होगा, एंड दे शुड गेट दीज टेस्ट डन every 2 years. If it is normal then every 2 years, and if it is on the lower side then every year. एंड इफ दे फील का जो फर्टिलिटी लेवल डिक्लाइन कर रहा है तो IVF उनके लिए बहुत बड़ा बून हो सकता है। दे शुड फ्रीज देयर एग्स, दे कैन फ्रीज देयर सीमेन, दे कैन फ्रीज देयर एम्ब्रियोज फॉर फ्यूचर यूज, जिससे वो टेंशन फ्री होके अपने करियर पे और अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे सकते हैं। एंड इफ एट ऑल दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर बेबी, दे शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट और एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फॉर प्रॉपर हेल्थ एडवाइस रिगार्डिंग देयर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। एक सवाल, अगर आपने एक बार IVF कराया तो जरूरी तो नहीं कि दूसरा बच्चा भी IVF के जरिए ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। जो IVF से कंसीव करते हैं उनकी फर्टिलिटी बूस्टअप हो जाती है, यूट्रस मोर रिसेप्टिव हो जाता है, एग्स जो एक एनवायरनमेंट होता है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है पेशेंट IVF के बाद नेचुरली कंसीव करते हैं। They should when they are planning for a second child after IVF, they should give time to themselves again, and if even after trying for second child they're not able to conceive, then we are there to help them. सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर ये है कि जैसे आजकल आप देखिए हर गली में एक IVF सेंटर खुला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें? That's a very good question actually. किसी भी IVF को आपको ये चेक करना, गवर्नमेंट हैज एक्चुअली ओपनड अ पोर्टल, पूरा एक रजिस्ट्रेशन, सारे जो आप क्लिनिक्स जो IVF करते हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन। उनका पूरा जो ऑल द स्टाफ, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। आपको ईच एंड एवरी जो कि उस क्लिनिक में काम करता है उसकी पूरी क्वालिफिकेशन साथ, उसका सारा रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने सालों से क्लिनिक चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पूरी ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इसके बावजूद भी उनको ये कंफ्यूजन रहता है तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि दो जो फैक्टर्स होते हैं क्लिनिक से रिलेटेड जो कि सक्सेस में डिपेंड करते हैं, वो एक होता है लैब फैक्टर और दूसरा होता है क्लिनिशियन फैक्टर। लैब फैक्टर में ये है कि अगर आपका जो लैब है बहुत ही अच्छे क्वालिटी एम्ब्रियोज बना रहा है, दे आर डूइंग ब्लास्टोसिस ट्रांसफर जो कि बहुत ही एडवांस ट्रांसफर होता है, इफ दे आर डूइंग फ्रीजिंग ऑफ एग्स, एम्ब्रियोज, एंड दे हैव अ हाई क्या कहते हैं प्रेगनेंसी रेट्स हैं, जहाँ पे आपका जो प्रेगनेंसी रेट्स का एक ऑडिट होता है, पूरा डेटा होता है, वो आपका जो प्रेगनेंसी रेट्स इज वेरी हाई। आपका जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, दैट इज एक्सपीरियंस्ड, प्रॉपर्ली ट्रेंड है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो यू कैन फ्रैंकली आस्क द डॉक्टर आपकी
क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑल दीज फैक्टर्स जो होते हैं वो दे कैन हेल्प अ पेशेंट टू मेक अ कॉल कि उनको किस IVF क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर नूपुर और डॉक्टर निशा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जिस सरलता से आप सभी ने ये पूरा सब्जेक्ट, पूरी चीज़ समझाई है, हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।